ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए चर्चा करते हैं जो मैं पढ़ा रहा था, प्रिंटिंग प्रेस और आधुनिक दुनिया, मुद्रण तकनीकी और आधुनिक दुनिया, उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब तक हम इसका 4 पार्ट देख चुके हैं और ये आज 5वां पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया, उसने भारत में कैसे अपने पैर धीरे धीरे फैलाए और उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर रहा, हमारे अध्ययन पर रहा, हमारी पुस्तकों पर रहा, हमारे ज्ञानार्जन में इस प्रिंटिंग प्रेस का क्या प्रभाव पड़ा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमें जिन जिन विषयों को या जिन जिन बिंदुओं का अध्ययन इस विषय पर करना है, इस पर चर्चा करनी है, वो यहाँ पर उल्लिखित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला ही बिंदु है कि भारत और प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया, यानी भारत पर इस प्रिंटिंग प्रेस का क्या प्रभाव पड़ा। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, इनकी आयु क्या होती है। भारत में मुद्रण तकनीक का आगमन कब और किसके द्वारा किया गया, इसके विषय में जानेंगे। प्रिंट मीडिया और धार्मिक सुधार, यानी जो छपा, किताबें छपी, पुस्तकें छपी, उसका हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन पर क्या इम्पैक्ट रहा। और 19वीं सदी के अंत में प्रकाशन के नए नए रूप आए, उन प्रकाशन के रूपों का भी हम अध्ययन करेंगे कि कैसे रिपोर्टाज आया, डायरी आई, नाटक विधा आई, निबंध विधा आई, गीत विधा आई, कविता की विधा आई। इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत और प्रिंट की दुनिया कैसे भारत के लिए एक नए मार्गदर्शक का द्योतक बन गई, उसका मार्गदर्शक बन गई। आइए चर्चा करते हैं। तो क्या है, प्रिंटिंग प्रेस द्वारा भारतीय समाज में परिवर्तन की शुरुआत कैसे हो गई भाई। भारत में जब प्रिंटिंग प्रेस आया तब भारतीय समाज में परिवर्तन कैसे हुआ, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पांडुलिपि समझ लेते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि भोजपत्र या ताड़पत्रों पर लिखे पत्र होते हैं जो बहुत ही नाजुक स्थिति में होते हैं, जिनको बार बार उलटने पलटने से क्या होते हैं, वो फट जाते हैं। उन्हीं को हम पांडुलिपि कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि भारत में सबसे पहले पांडुलिपि किस स्थान से पाई गई और वह किस पर लिखी गई थी। यानी जो पांडुलिपि है वह भारत में सबसे पहले किस स्थान पर पाई गई और कब पाई गई, ये लिखना है। यानी जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि भारत में सबसे पहले किस स्थान पर पाई गई और कब, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पांडुलिपि भारत में सबसे पहले कब और कहाँ अस्तित्व में आई या पाई गई, है ना। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसकी आयु के विषय में चर्चा कर लेंगे कि पांडुलिपि की आयु क्या होती है। संस्कृत, फारसी, अरबी और अन्य भाषाओं में पांडुलिपियों की परंपरा पुरानी है। यानी जो पांडुलिपियाँ अधिकतर लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई, सबसे पहले तो संस्कृत में लिखी गई। आप चाहे जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, स्मृतियाँ, ये सब किस में हैं, ये सब पांडुलिपियों में लिखी गई थी। लेकिन बाद में इनको पन्नों पर उकेरा गया जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया। फारसी, अरबी और अन्य भाषाओं में पांडुलिपियों की परंपरा पुरानी है। यानी पुराने समय से पांडुलिपियाँ किस किस भाषाओं में लिखी गई, तो संस्कृत में लिखी गई, फारसी, अरबी और अन्य भाषाओं में लिखी गई और समृद्ध हैं। लेकिन प्रतियाँ नाजुक और महंगी हैं। महंगी इसलिए है क्योंकि ये जिस पर लिखी गई वो इजीली अवेलेबल, जैसे भोजपत्र है या ताड़पत्र है या ताम्रपत्र है, ये आसान से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और ये प्रतियाँ नाजुक भी हैं क्योंकि जो भोजपत्र होता है
भोजपत्र आपने अगर नहीं देखा है तो किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर जाएंगे तो अगर आप उनसे कहते हैं कि हमको भोजपत्र दे दीजिए तो आसानी से आपको भोजपत्र वो अवेलेबल करा देते हैं। तो उन भोजपत्रों पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन वो रखने और सहेजने की दृष्टिकोण से बहुत ही नाजुक है। कई बार उलटने पलटने से वो क्या होती हैं, फट जाती हैं। पुरानी पांडुलिपियों की लिपि शैली अलग है, यानी ये जो पांडुलिपियाँ हैं उनकी शैली अलग अलग है। भारत में सबसे पहली भारत में जो प्राचीन पांडुलिपियाँ लिखी गई वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। यानी जो ऋग्वेद हैं, यानी जो वेद हैं, वो मोस्टली किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वेद कितने होते हैं सारे लोग जानते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसे वर्तमान में पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो लिपि जो लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि हम पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम के द्वारा उसको पढ़ना संभव हो पाएगा। पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में, यानी अंग्रेजों से आने से पहले, औपनिवेश के होने से पहले बंगाल में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों का एक विशाल नेटवर्क था। यानी बंगाल में क्या था? ग्रामीण विद्यालयों का एक विशाल नेटवर्क था, जिसमें छात्र लिखना तो सीखते थे लेकिन पढ़ना नहीं सीख पाते थे। लिखना तो आ जाता था और उसको पढ़ना इसलिए नहीं जान पाते थे क्योंकि उस पांडुलिपि को हम देखकर नकल तो कर लेते थे लेकिन उसका उच्चारण नहीं कर पाते थे। आज भी देखिए कि जो सिंधु घाटी से जो लिपि मिली है, सिंधु घाटी में कौन सी लिपि मिली है? चित्राक्षर पिक्टोग्राफिकल लिपि मिली है, उसका अध्ययन आज तक हम नहीं कर पाए हैं। मतलब इतनी क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो पांडुलिपि किस शैली में लिखी गई है ये आप हमको बताएंगे। यानी जो सिंधु घाटी की लिपि है वो किस शैली में लिखी गई है ना? जैसे हाँ, भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी का आगमन कैसे और कब हुआ ये देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ गोवा में आया। ऐसा मान लें, एक लाइन का आंसर एमसीक्यू में आपका बन गया कि भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कब आया। तो 16वीं शताब्दी में कौन लेके आया? तो पुर्तगाली लेकर आए। कौन से पुर्तगाली? वो पुर्तगाली मिशनरी जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में आए थे। उन्होंने भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया, पदार्पण किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर में मिल जाएगा और बनता भी है एमसीक्यू में या वन लाइनर में कि प्रिंटिंग प्रेस पहली बार भारत में कब आया और किसके द्वारा। तो कब आया? 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा ये आया था। कहाँ आया? तो गोवा में आया। मतलब 3 क्वेश्चन एक लाइन से आपके लिए 3 क्वेश्चन बन गए। कब, कहाँ, किसके द्वारा। कब? 16वीं शताब्दी में। कहाँ? गोवा में। किसके द्वारा? पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा। 1674 में कोंकणी भाषा में लगभग 50 किताबें छपी। यानी ये जो पुर्तगाली आए मिशनरी, इन्होंने 1674 में कोंकणी भाषा में लगभग 50 पुस्तकों को छापा। पहली तमिल और मलयालम किताबें क्रमशः 1579 और 1713 में छपी। ये 1713 है, 713 लिख गया था, इसको आप 1713 कर लें। यानी 1579 और 1713 में छपी। 16वीं शताब्दी के मध्य में देखिए, यानी कि अभी 16वीं शताब्दी चल रही तभी ये छप चुकी हैं किताबें। कोचीन में कैथोलिक पादरियों, पादरी कौन? ईसाई मिशनरी, यानी ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें हम मिशनरी कहते हैं, और मिशनरियों का जो अगुआ होता है उसे हम पादरी कहते हैं। यानी कि चर्च का जो पुजारी हो वो पादरी। 1613 में कोचीन में कैथोलिक पादरियों द्वारा छापी गई। क्या छापी गई? अरे भैया, ये 1579 में और 1713 में कोचीन में कैथोलिक पादरियों द्वारा पहली तमिल और मलयालम पुस्तकें छापी गईं। 32 तमिल ग्रंथ, 32 ध्यान रखेंगे कितने? 32 तमिल ग्रंथ डच प्रोटेस्टेंट मिशनरियों द्वारा मुद्रित किए गए। यानी जो 32 तमिल ग्रंथ थे उसको डच प्रोटेस्टेंट मिशनरियों द्वारा छापा गया। अब देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट
का संपादन किया, या पहला एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी जो भारत में छापी गई किसी भी व्यक्ति के द्वारा। अगर यही किसी भी भारतीय द्वारा पूछ लिया जाएगा तो गंगाधर भट्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर पूछा ये जाए कि पहली बार अंग्रेज साप्ताहिक पत्रिका थी वो कौन सी थी, तो बंगाल गजट थी। किसने छापा था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में छपने वाला पहला साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका कौन सी थी, तो बंगाल गजट। किसके द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा छापी गई। कब, 1780 में। अब 3 क्वेश्चन यहाँ फिर आपको मिल गए। क्या, किसने छापा, संपादक कौन था, संपादक भी पूछ सकता है, छापा तो छोड़िए, संपादक भी आपसे पूछ सकता है कि पहला संपादक कौन था। तो पहला संपादक कौन था बंगाल गजट का। जब वो भारतीय या विदेशी नहीं पूछेगा, सिंपल पूछ लेगा कि पहला संपादक। अगर उसने पूछ लिया कि पहला भारतीय संपादक, तो गंगाधर भट्ट हो जाएंगे, है ना। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की कब, 1780 में। पत्रिका का नाम बंगाल गजट। भारतीयों ने भी भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित किए। अब भारतीय भी इसमें आगे आए, उन्होंने भी क्या किया, समाचार पत्र प्रकाशित किया। इनमें से पहला गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट था। आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये बंगाल गजट भारतीय द्वारा, पहले भारतीय कौन है, गंगाधर भट्टाचार्य। और अगर केवल बंगाल गजट पूछ ले और किसने छापा था, उसका संपादक कौन था फर्स्ट टाइम, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की होंगे। कब, 1780 में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि पहला भारतीय कौन था जिसने समाचार पत्र पहली बार प्रकाशित किया, तो वो हैं भैया गंगाधर भट्टाचार्य। और पत्रिका का नाम था, क्या था नाम, पत्रिका का क्या नाम था, बंगाल गजट। अब देखिए प्रिंट मीडिया और धार्मिक सुधार। प्रिंट मीडिया ने कैसे धर्म को सुधारने का काम किया। आप देखो, मैंने इसी टॉपिक में चर्चा की है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें सबसे बड़ी बुराई जो थी वो सती प्रथा। सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, किसने किया था, बताएंगे आप लोग। सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था भाई। कब, जब उनके परिवार की खुद एक मेंबर, एक सदस्य, उनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और उसके लिए उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली, संवाद कौमुदी, है ना, एक पत्रिका निकाली संवाद कौमुदी, जिसका यही काम था कि वो समाज में फैली हुई बुराइयों को, धार्मिक कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को दूर करे। तो देखिए प्रिंट मीडिया और धार्मिक सुधार, कैसे प्रिंट मीडिया के द्वारा धार्मिक सुधार का धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त हुआ। देखते हैं, प्रिंट मीडिया ने विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंट मीडिया ने क्या किया, विचारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों की चर्चा को आकार दिया, एक रूप बना दिया और उसको कैरी फॉरवर्ड किया, लोगों तक पहुंचाया। कोई भी समाचार हम किसके माध्यम से पाते हैं, अभी तो वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस क्या है, प्रिंट मीडिया। सुबह सुबह समाचार पत्र आपके घर पे पहुंच जाता है, तो वो क्या है, प्रिंट मीडिया है। यही आकार दिया, व्यापक पाठकों तक पहुंचने के लिए विचारों को स्थानीय भाषाओं में मुद्रित किया गया। यानी प्रिंट मीडिया को बढ़ावा देने के, विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय यानी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट मीडिया को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया और स्थानीय भाषा के पाठक भी सबसे ज़्यादा रहे। मुस्लिम उलेमाओं यानी जो मुस्लिम लीडर थे, जो मुस्लिम धार्मिक गुरु थे, उन्होंने पवित्र कुरान के कई उर्दू और फारसी अनुवाद प्रकाशित किए। सस्ते लिथोग्राफिक प्रेस का उपयोग किया करने के लिए, यानी जो मुस्लिम उलेमा थे उन्होंने पवित्र कुरान को लोगों तक पहुंचाने में, कुरान के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी जो इस्लामिक समुदाय था उसमें भी कुछ बुराइयां आ गई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए उलेमाओं ने क्या किया, पवित्र कुरान को उर्दू और फारसी भाषा में लिथोग्राफिक प्रेस का उपयोग किया। छाप, लिथोग्राफी का मतलब सस्ते कागज पर जो चीज़ें छपे वो लिथोग्राफिक।
उर्दू मुद्रण ने विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों को अपने विभिन्न विचारों के प्रचार प्रसार में मदद की। क्या किया इसने? उर्दू मुद्रण ने क्या किया? विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों को अपने विभिन्न विचारों के प्रचार प्रसार में मदद की कि ये जो कुरान की अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों के समुदाय तक पहुँचें, जो भिन्न भिन्न मुस्लिम समुदाय हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो सूफ़ी हो, चाहे वो कादरिया हो, चाहे वो सोहरावर्दी संप्रदाय हो, चाहे वो चिश्ती सिलसिले के लोग हों। ये सब चीज़ें क्या हुई? इन सब लोगों तक क्या हो? ये कुरान की आयतें पहुँचें, जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत है वो लोगों तक पहुँचे। मुद्रण ने हिंदुओं के बीच धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने को भी प्रोत्साहन दिया। अब मुद्रण ने केवल मुस्लिम समुदाय के पवित्र कुरान को ही नहीं आगे बढ़ाया, बल्कि हिंदू समुदाय के जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ थे उसको भी पढ़ने को प्रोत्साहन दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जो 1784 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, यानी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना तो किसने की थी? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसमें बता भी चुका हूँ। और पहली बार इस बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की जो पहली पुस्तक प्रिंट आउट होकर के निकली किसी भी विदेशी भाषा में, वो थी भगवत गीता। क्या थी? भगवत गीता। इसको ध्यान रखिएगा, कभी किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है आपसे कि पहली बार बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने किस पुस्तक का दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया, तो वो थी भगवत गीता, है ना। और इसका फाउंडर कौन था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसके द्वारा किया गया था, इसको आपको बताना है। तो मुद्रण ने क्या किया? हिंदुओं के बीच धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने को प्रोत्साहित किया। भाई, तुलसीदास की रामचरितमानस का पहला संस्करण 1810 में कलकत्ता में छप गया, है ना। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। जिसका छप गया वो फेमस हो गया, जिसका छिप गया उसे कोई जान ही नहीं पाया। तो तुलसीदास जी छप गए यहाँ पर, देखिए कलकत्ता में 810 में। और देखिए आज कितना फेमस है तुलसीदास। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है रामचरितमानस को। किसकी रचना है? तुलसीदास। किस मुगल शासक के काल में रामचरितमानस की रचना हुई? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किस मुगल शासक के टाइम पीरियड में रामचरितमानस की रचना की गई? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। 19वीं सदी के मध्य तक उत्तर भारत के बाजार में सस्ते लिथोग्राफिक संस्करण की बाढ़ आ गई। सस्ते लिथोग्राफी का मतलब सस्ते कागजों पर छपने वाली पुस्तकें, जिससे धार्मिक लोगों के लिए किसी भी समय और स्थान पर ग्रंथों की पहुंच संभव हो गई। क्यों? क्योंकि ग्रंथ क्या हो गए? सस्ता छपने लगे और आसानी से लोगों तक उपलब्ध हो गए। गर्मी बहुत है यार। उपलब्ध हो गए। प्रिंटिंग प्रेस ने अखिल भारतीय पहचान बनाने में सक्षम बनाया। किसको? भारत को। प्रिंटिंग प्रेस ने भारत को एक अखिल भारतीय रूप प्रदान कर दिया। जैसे मान लीजिए अब कोई बंगाल में रहता है और बंगाल के जो लेखक थे उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने क्या लिखा? आनंद मठ लिख दिया, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। तो वो आनंद मठ की पुस्तक हिंदी भाषा में भी ट्रांसलेट हो गई और कहाँ आ गई? यूपी में आ गई। तो अब इससे यूपी के लोग बंगाल के विषय वस्तु को आसानी से समझने में कामयाब हो गए। ठीक ऐसे ही देखिए रामचरितमानस का पहला संस्करण कलकत्ता में छपा। अब कलकत्ता में छपा होगा तो या तो बंगाली भाषा में छपा होगा या इंग्लिश भाषा में। मुझे लगता है इंग्लिश भाषा में छपा होगा, क्योंकि किसकी कारण? ये एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल जी, उसके तत्वाधान में छपा था। तो इस क्या प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया? इस
इस प्रिंटिंग प्रेस ने पूरे भारत को एक अखिल भारतीय के रूप में बना दिया। यानी लोग अब प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ गए, क्योंकि यह भारत के विभिन्न हिस्सों के समुदायों को जोड़ता था। कौन? प्रिंटिंग प्रेस। चिट्ठी, पत्री। अरे भैया, आज के जैसे फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ट्विटर नहीं था, तो लोग कैसे जुड़ते थे? इन्हीं प्रिंटिंग प्रेस, इन्हीं मुद्रण के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ जाते थे। 19वीं सदी के अंत में प्रकाशन के नए नए रूप आए। क्यों भाई? प्रकाशन के नए रूप क्यों आए? पुरानी चीज़ें जब पुरानी होती हैं तो उसमें संशोधन आवश्यक होता है। इसलिए क्योंकि पुरानी चीज़ों से लोग नई चीज़ों को खोजते हैं, और नई चीज़ें जब इन्वेंट होती हैं तो वो पुराने का स्थान ले लेती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि पुराने ख़त्म। एक कहावत है ना, नवा 9 दिन पुरान सब दिन, लेकिन नहीं, हमेशा बदलाव जरूरी है, नयापन आना चाहिए, तभी आदमी जीवन में सफल भी होगा। जी, मुद्रण ने लिखने की इच्छा पैदा की। क्यों? क्योंकि लोग जो पढ़ते थे उसमें अपनी भावनाओं, रिश्तों, जीवन और अनुभवों को होते देखना चाहते थे। जैसे कोई नाटक आपने पढ़ा, मैंने एक नाटक पढ़ा है, एक की पुस्तक पढ़ी है, नॉवेल है, सूरज, एक नॉवेल है, गुनाहों का देवता, राइटर धर्मवीर भारती। मुझे नहीं लगता कि जो भी व्यक्ति इसको पढ़ लेगा, गुनाहों का देवता, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, उस नॉवेल में उस व्यक्ति को अपनी ही कहानी नजर आएगी, क्योंकि उस नॉवेल में जो घटना वर्णित है, उस घटना से, उस दौर से जीवन में व्यक्ति एक ना एक बार जरूर गुजरता है। तो अगर मौका मिले आप लोगों को तो गुनाहों का देवता जरूर पढ़िएगा। बहुत ही मतलब आपको लगेगा यार ये तो मेरी ही कहानी है। तो मतलब क्या है, जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि मेरे ही विषय में जैसे ये कहानी लिखी गई है। तो उसमें क्या हुआ, लोग अपनी भावनाओं, रिश्तों और जीवन और अनुभवों को देखना चाहते थे, जीना चाहते थे उसको, कि ये जो कहानी लिखी गई है, ये जो कविता लिखी गई है, ये जो गीत लिखा गया है, वो मेरे अपने अनुभव। आदमी देखिए, आदमी हमेशा गीत कब गाता है, कविता कब करता है? या तो जब उसको किसी से लगाव हो जाएगा, प्रेम, या वो किसी से उसका विक्षोभ होगा, मतलब वो किसी से अलग होगा, तब, है ना। जैसे देखिए, कुमार विश्वास की एक कविता बहुत फेमस है, जानते हैं कौन सी? कौन सी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कुमार विश्वास की कौन सी कविता सबसे ज़्यादा फेमस है ना। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है ना। तो ये क्या है, लोग इस कविता में स्वयं को जीते हैं। मैं तुझसे दूर कैसे हूं, तू मुझसे दूर कैसे है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें जब आई, प्रिंटिंग प्रेस जब आया, लोगों ने कविताएं पढ़ी, लोगों ने गीतों को पढ़ा। बहुत सारी कविताएं आपको इंस्पायर करती हैं। जैसे कोई मतलब कहीं युद्ध पर आप जा रहे हो, किसी सेना में आप जा रहे हो, है ना, कोई क्या कह सकते हैं उसको, कि कोई व्यक्ति ऐसा बनना चाहता कि वो सेना में जाना चाहता, फौज में जाना चाहता है, तो हमेशा वो कैसी कविताएं, कैसे गीत सुनना पसंद करेगा, जो उसके अंदर देश की भावनाओं की जज्बे को प्रोत्साहन करें, उसको एनर्जेटिक बनाएं। जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का बाला था, है ना। ये वीर रस की कविता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसमें आदमी खुद जीने लगता है। तो किसने दिया ऐसा करने के लिए, ऐसा किसने सोचने के लिए मजबूर किया? अरे भैया, प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रण ने। जिस कहानी को आपने पढ़ा उसी कहानी में आप जीने लगे, है ना। जैसे लोग देखिए, वर्तमान समय में क्या है, लोग पबजी खेलते खेलते एकदम उसी गेम में रम जाते हैं। कुछ गेम तो ऐसे आ गए कि उसमें लोग आत्महत्या तक का प्रयास करने लगे, कुछ लोग मर भी गए, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ देखते हैं, उपन्यास ने इस आवश्यकता को पूरा किया। किसने?
अरे यही कहानी लोग अपनी भावनाओं, रिश्तों और जीवन और अनुभवों को जीना चाहते थे। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो इसको किसने परिपूर्ण किया? इस आवश्यकता को उपन्यास ने पूर्ण किया। जैसे मैंने एक उपन्यास का नाम लिया था, क्या नाम था उसका? गुनाहों का देवता। पढ़िए, जबरदस्त है भाई, धर्मवीर भारती की रचना है। आप पढ़ लोगे ना तो लगेगा यार ये तो अभी मेरी खुद की कहानी है। जी, मैंने उसको कई बार पढ़ा है, आप भी पढ़िए। शिक्षा का मतलब केवल बस किताबी कीड़ा नहीं होना है, कुछ वाह नॉलेज भी आपको होना चाहिए। बड़े बड़े साहित्यकार को पढ़िए। धर्मवीर भारती अपने जमाने के मतलब टॉप लीडर्स में थे भाई। और ये तो मणिकतल्ला षड्यंत्र केस में भी शामिल थे। किसके साथ? मणिकतल्ला षड्यंत्र केस में धर्मवीर भारती शामिल थे भाई, जिसमें वो अब एक नाम मुझे और नहीं याद आ रहा है, मैं जैसे भी नाम याद आएगा मैं बताऊंगा आपको। और अनुभव की एक नई दुनिया खोल दी। अब हम लोग क्या करने लगे? अनुभव की एक नई दुनिया आ गई और उपन्यासों में खुद को एक हीरो के रूप में सबने अपने को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया और नए नए अनुभव लेने लगे। अब क्या क्या है? गीत है, निबंध है, लघु कथा, सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियों ने अध्ययन की दुनिया में प्रवेश किया। कोई कविता आपने पढ़ी, कोई गीत आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने सोचा कि इसी तर्ज पर मैं भी एक गीत लिख डालूं। एक फायदा तो ये हुआ। आपने कोई कहानी पढ़ी, उसी तर्ज पर आपने सोचा मैं भी कहानी लिख सकता हूं। किसी सामाजिक या राजनीतिक टिप्पणी को आपने पढ़ा तो उस पर आपने अपनी आलोचना लिख दी, है ना। जैसे भी देखिए, बहुत सारे समाचार पत्र एडिटोरियल प्रिंट करते हैं ना, तो उस पर लोग अपनी टिप्पणी लिखते हैं। संपादकीय, हर बच्चे को संपादकीय पढ़ना चाहिए, इससे उसके ज्ञान का वर्धन होता है। संपादकीय जितने भी समाचार पत्र आते हैं उसमें संपादकीय बीच वाले समाचार पत्र के बीच वाले पेपर पे होता है, बीच वाले पन्ने पर, तो उसको अवश्य पढ़िए, उससे आपका ज्ञानार्जन होगा, घटेगा नहीं। लेखन के इन विधाओं ने, रूपों ने अंतरंग भावनाओं के साथ क्या किया? ये जो गीत, लघुकथा, निबंध, सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां, इसने लेखन के इन रूपों ने क्या किया? अंतरंग भावनाओं के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक नियमों पर जोर दिया गया कि भैया केवल गीत, कहानी, कविता में न बाज रहा हो, कुछ समाज के प्रति भी ध्यान दो, गीत के माध्यम से ही ध्यान दो आप, है ना जी। जिन्होंने लोगों के जीवन का आकार बदल दिया। गीत, संगीत, नृत्य, कविता, ये सब क्या करता है? व्यक्ति के जीवन के आकार को नया रूप प्रदान कर देता है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप खुश होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, तब गीत और कविता का सहारा लेते हैं, संगीत का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। प्रिंटिंग प्रेसों में वृद्धि के कारण कई प्रतियों में दृश्य छवियों का पुनरुत्पादन क्या हो गया? आसान हो गया। प्रिंटिंग प्रेस जब आ गया तो एक ही प्रतियां कई बार छपने लगी। पहले ये सब लिखना हाथ से होता था तो बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य होता था, इसलिए पुस्तकें बहुत लेट निकला करती थीं। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो क्या हुआ? चित्र भी मतलब लेखन के साथ साथ चित्र भी छपने लगे, है ना। तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने आज चर्चा की। इसके बाद एक वीडियो और आपके लिए आएगा, उसमें हम मुद्रण के और नए रूपों के विषय में अध्ययन करेंगे। 3-4 पॉइंट उसमें भी आएगा। तो इसमें जो भी चीज़ें आपको लगें कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि इसमें सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिंट की दुनिया ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला, या प्रिंट की दुनिया ने या मुद्रण की दुनिया ने या प्रिंटिंग प्रेस ने भारतीय मुद्रण प्रौद्योगिकी में क्या प्रभाव डाला, क्या इम्पैक्ट डाला। इस तरीके से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको बनेगा वो हम, अगर इसको आपने रिवाइज करके 4, 5, 10 बार मैक्सिमम जितनी बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे आने वाला
कम से कम 2 नंबर 3 नंबर या लॉन्ग 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आपसे आसानी से मिल जाएंगे, जो आपके रिजल्ट में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वह है मुद्रण के नए रूप, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।